हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट 14 टॉपिक्स हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने आरटी 2009 पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनईपी 2020। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनईपी 2020। तो एनईपी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखते हैं। कल हमने आरटी 2009 किया था तो मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम ये इसमें सभी चैप्टर्स हमें याद करने पड़ेंगे, सभी सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। तो नहीं, आपको सभी कुछ याद नहीं करना है, बट हाँ आपको एक दो बार इनको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए आरटी में किन किन चीज़ों की बात की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद करने और वो एकदम टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर सेकंड है जिसमें आते हैं 3, 4, 5 सेक्शंस, ये आपको याद करना है। चैप्टर 3 में 6th और 7th सेक्शन को याद कर लेना। उसके अलावा 11th याद कर लेना। इसमें आपको प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में मतलब पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में है। फिर जो ईडब्ल्यूएस कोटा से रिलेटेड है वो सेक्शन आपको याद करना है। देन नो डिटेंशन पॉलिसी और इसके बाद जो फिजिकल पनिशमेंट वाला है 17th सेक्शन, ये याद कर लेना। इसके बाद आपका है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये भी देख लेना कौन से सेक्शन में है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस पे तो आप कितने भी स्टार लगा लो, ये जो प्यूपिल टीचर रेशो वाला सेक्शन है 25, ये आपको पूरा याद करना है। इसमें मतलब क्या रेशो है टीचर और स्टूडेंट का, ठीक है, और हेडमास्टर कितने टीचर पे होगा। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है आपको याद अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नो प्राइवेट ट्यूशंस बाय गवर्नमेंट टीचर्स, बस इतना ही इसमें आपको याद करने की ज़रूरत है। मतलब ये सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किन किन चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनईपी 2020। तो देखो, जब हमारे पेरेंट्स स्कूल में जाते थे तो उस टाइम पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी जो कि आज के टाइम पर करवाई जाती है, ठीक है। तो आज की जनरेशन को जिस चीज़ की नीड है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, उसे रिवाइज किया गया या फिर उसको पूरा ही चेंज किया गया। तो ठीक है, तो आजकल के जो बच्चे हैं, जो 21st सेंचुरी के जो बच्चे हैं, उनकी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री थी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले फर्स्ट एनईपी हमारी कब आई थी? 1968 में, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पर आई थी। इंदिरा गांधी इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी। सेकेंड एनईपी आई 1986 में, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद हमारी थर्ड एनईपी जो आई है वो आई है 2020 में, इसके टाइम पर नरेंद्र मोदी के टाइम पर जब ये पीएम है। तो जो ये हमारी 1986 की एनईपी है, इसे कितने सालों बाद रिप्लेस किया गया? 34 सालों के बाद रिप्लेस किया, 1986 से 2020, ठीक है। अब इसके बीच में एक प्लान ऑफ एक्शन नाम की चीज आई। वो क्या थी? जो हमारी सेकेंड एनईपी थी 1986 की, इसमें कुछ कमियां थी, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। कब किए गए? 1992 में। तो इन्हीं मॉडिफिकेशंस को जब ये रिवाइज किया गया तो इन्हीं मॉडिफिकेशन को प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया। इसी प्लान ऑफ एक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आती है। 1992 के टाइम पर पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव थे। और ये कोई नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी बल्कि 1986 का ही एक रिवाइज्ड वर्जन था, यानी कि कुछ चीज़ें छोटी मोटी इसमें चेंज की गई थी, इसको कम्प्लीटली चेंज नहीं किया गया था। 1986 के बाद जो हमारी थर्ड पॉलिसी आती है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, वो सीधी आई थी 2020 में। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये हमारी एनईपी 2020 थी ये कैसे आई, इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम ऐसी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो ऐसे ही एकदम से नहीं बन जाती, उसमें टाइम लगता है बनने में। और जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है? कमेटी बनने से होती है। तो एनईपी के लिए भी एक समिति का गठन किया गया, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई। किसने बनाई वो कमेटी? MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने बनाई। कब बनाई? जून 2017 में। इसके बाद इसके जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। 2017 में कमेटी बनी। इस कमेटी ने इस पॉलिसी पर अपना काम किया और इसका एक ड्राफ्ट सबमिट कर दिया 2019 में, 31 मई 2019
19 उन्होंने अपना ड्राफ्ट सबमिट करके अपना काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद एनईपी पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, कुछ चीज़ें अगर उसमें ठीक करने की थी तो वो ठीक की गई। सारा सब कुछ जब फाइनल हो गया तो एनईपी को अप्रूव किया गया। कब अप्रूव किया गया? 29 जुलाई 2020 को। तो इस टाइम एनईपी को अप्रूव कर दिया गया। तो जिस दिन एनईपी को अप्रूव कर दिया था उस दिन एमएचआरडी यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि एनईपी तक का सफर कैसा रहा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो एनईपी में स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, इसमें क्या बताया गया है? पहले क्या होता था? 10+2 का सिस्टम था, यानी कि पहले क्या होता था? 10 साल तक बच्चे 1st to 10th क्लास में पढ़ते थे, जनरल स्कूलिंग इसको बोलते थे, और 2 साल तक बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि 11th और 12th क्लास में। उस टाइम पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं थी, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इसकी बात नहीं की गई थी। तो अब जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारा है वो है 5+3+3+4। इसको डिटेल में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें बात क्या की गई है? 3 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन पर फोकस करने की बात की गई है। इसी के अंडर है ये लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे को चीज़ें कर करके सिखाना, यानी कि बच्चा खुद करे और वो सीखे। रोट लर्निंग को एकदम ख़त्म करना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चा सीखे, और जो करिकुलम है वो भी फ्लेक्सिबल हो। ये सब बातें की गई हैं। इसके अलावा टीचर्स के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की भी शुरुआत इसके अंडर की गई है। और ये भी बोला गया है कि जीडीपी का 6% जो होगा वो कहाँ पर लगेगा? एजुकेशन पर लगेगा। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, यानी कि सभी बच्चे, स्पेशल बच्चे हों, नॉर्मल बच्चे हों, सभी बच्चे साथ मिलकर पढ़े और सभी के लिए एजुकेशन हो। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, यानी कि जो हमारी एजुकेशन है वो सब तक पहुँचे। इसके बाद हम देखते हैं सीसी की बात की गई है, यानी कि पूरे साल के एंड के बाद कोई एग्ज़ाम ना हो बल्कि SA1 SA2 और फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, यानी कि साल में 2 बार जो बच्चों के एग्ज़ाम हैं वो लिए जाए। ऐसे ना हो कि पूरे साल उनको पढ़ाया और लास्ट में ही एग्ज़ाम ले लिए। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये आपने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि परख जिसका नाम है, इसकी बात की गई है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे पूरे देश के जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग को कैसे असेस किया जाए, कैसे उनकी असेसमेंट की जाए, तो सभी के लिए एक जो असेसमेंट सेंटर है उसकी शुरुआत की गई है, यानी कि कॉन्सेप्ट है। इसका पर्पस होता है कि बच्चे की जो लर्निंग है ना वो सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड ना हो बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के बेसिस पर उनको एसेस करना। तो ये परख की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ऐसे बच्चों की असेसमेंट की जाए, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है, यानी कि फंड किसे प्रोवाइड किया जाए? गर्ल्स को और ट्रांसजेंडर्स को, यानी कि जो हमारे थर्ड जेंडर होते हैं। उसके अलावा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि एक टारगेट रखा गया है 2030, तो 2030 तक 100% बच्चों का एडमिशन जो है वो स्कूल में हो जाएगा, यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा 2030 तक जो स्कूल ना जाता हो। हायर एजुकेशन में 50% जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा कब तक? 2035 तक। इसको आप ठीक कर लेना, ये यहाँ पे गलत है। तो 2035 तक 50% जो बच्चे हैं वो कॉलेजेस में जाने लग जाएंगे। देन बात की गई है ग्रेजुएशन जो है उसे 4 साल का कर दिया गया है। अगर बच्चा 1 साल के बाद ग्रेजुएशन छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री और 4 साल में रिसर्च। और ड्रॉप आउट अगर वो बीच में, फॉर एग्जाम्पल उसने 2 साल में स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, और अगर उसको दोबारा एडमिशन लेना है तो वो यहीं से दोबारा एडमिशन ले सकता है, उसको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 3rd ईयर से वो एडमिशन ले सकता है। ये नहीं होगा कि दोबारा से वो 1st ईयर करे। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसे 1 या 2 साल का किया। 1 या 2 साल का कैसे?
अगर कोई बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो उसे 1 साल की ही पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, और अगर कोई बच्चा 3 साल की ग्रेजुएशन करता है तो उसे 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। एमफिल को खत्म कर दिया गया है और पीएचडी को 4 साल का बना दिया गया है। एनईपी के 5 कौन से मेन पिलर्स हैं? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब हमने स्कूल सिस्टम की बात की थी, स्कूल एजुकेशन सिस्टम की, 5+3+3+4। तो इसका मतलब क्या है? 3 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, ये उनका पूरा मतलब एक सिस्टम है कि 3 से 18 साल तक के बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है यानी कि 5 साल तक बच्चे क्या करेंगे, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। वो कैसे? देखो, 3 से 4 साल तक बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? आंगनवाड़ी में या फिर नर्सरी क्लास में। 4 से 5 साल तक प्री स्कूल में या फिर एलकेजी क्लास में, और 5 से 6 साल तक बाल वाटिका में या फिर यूकेजी क्लास में। तो 3 से 6 साल तक का बच्चा कहाँ पर होगा? आंगनवाड़ी से बाल वाटिका तक, यानी कि नर्सरी, केजी, यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। उसके बाद है 2 साल, ये 2 साल यहाँ पर डिवाइड हो गए, यानी कि बच्चा 1 साल फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट क्लास में, 1 साल सेकंड क्लास में। 6 साल का बच्चा होगा फर्स्ट क्लास में, 7 से 8 साल का बच्चा होगा सेकंड क्लास में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो 3 साल होंगे वो हमारे कहाँ पर होंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे 5 साल है ये कौन से होते हैं, यानी कि नर्सरी क्लास से सेकंड क्लास तक फाउंडेशनल स्टेज होती है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के कोई एग्जाम नहीं होते हैं, बच्चों का एकदम बेस बनाया जाता है, एजुकेशन सिस्टम में उनकी नींव रखी जाती है। यहाँ पर ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन पर बात की गई है। FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर बात की गई है। 6 साल तक 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो है बच्चों का हो जाता है, ये बात की गई है। इसके अलावा 3rd क्लास तक बच्चों को बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथ सिखाया जाए, यानी कि जब बच्चा 2nd क्लास में होगा तो बेसिक रीडिंग, राइटिंग सीख जाएगा और 3rd क्लास में उसको जाने में ईजी होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टीचर्स कैसे होने चाहिए? ECCE क्वालिफाइड, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री उनके पास होनी चाहिए। अब देखते हैं जो नेक्स्ट 3 साल हैं हमारे, ये कहाँ पर जाते हैं। इसमें 8 to 9 ईयर्स का बच्चा 3rd क्लास में, 9 to 10 4th क्लास में, 10 to 11 5th क्लास में। तो यानी कि 8 से 11 साल का बच्चा कहाँ पर होगा? 3, 4, 5 इन क्लासेस में। ये होती है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है उसकी मदर टंग कन्नड़ है तो वो हिंदी से बेटर कन्नड़ में ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि बच्चों को यहाँ पर मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट 3 साल की अगर हम बात करें तो ये बच्चे के कहाँ पर जाएंगे? 6th, 7th, 8th क्लास में। 11 से 12 साल का बच्चा 6th क्लास में, 12 से 13 7th क्लास में, 13 से 14 8th क्लास में। तो इसीलिए जो 11 से 14 साल है ये मिडल स्टेज आ जाती है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज जो है बच्चों को दी जानी चाहिए, यानी कि कोडिंग उनको सिखानी चाहिए, वोकेशनल स्किल्स उनको सिखानी चाहिए। इसके अलावा इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज, जो हमारी इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ानी चाहिए। उसके बाद हमारे जो अगले 4 साल हैं वो कहाँ पर जाते हैं? 14 से 15 साल तक 9th क्लास में, 15 से 16 10th क्लास में, 16 से 17 11th क्लास में, 17 से 18 12th क्लास में। तो 14 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे कहाँ पर होंगे? सेकेंडरी स्टेज में होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो स्ट्रीम सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये स्ट्रीम होती थी ये ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल छोड़कर जाते थे, यानी कि कॉलेज की तरफ जाते थे, तो वहाँ पर वो उनके इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाते थे। तो इसीलिए अब वो मल्टीपल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ताकि आगे अगर वो कोई दूसरी फील्ड में जाना चाहे तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स तो चूज़ कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम जो है वो स्टार्ट, यानी कि सेमेस्टर में एग्जाम जो है बच्चों के लिए जाए। फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाए। तो यहाँ से 3 साल से लेकर, ये हमने पढ़ा, 3 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे कैसे एक स्कूल सिस्टम में पढ़ेंगे, यहाँ पर उसकी बात की गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर
मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हुई है। इसमें ये बात की गई है कि अगर क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो हिंदी बोलता है, एक इंग्लिश बोलता है, एक पंजाबी बोलता है, एक मराठी बोलता है, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस के बच्चे हैं, तो टीचर यहाँ पर सिर्फ एक लैंग्वेज को तो इम्पोर्टेंस नहीं देगा कि भाई आपको बस ये एक ही लैंग्वेज सीखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो घर पे पंजाबी बोलता है तो क्लास में वो क्या सीखेगा, हिंदी सीखेगा, और उसके फ्रेंड्स से वो पंजाबी भी सीख सकता है, इंग्लिश भी सीख सकता है। तो जो लैंग्वेज है वो एक रिसोर्स का काम कर सकती है कहाँ पर, क्लासरूम में लैंग्वेज शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बच्चा अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चों के साथ रहेगा तो उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होगी। तो एनईपी मल्टीलिंगुअलिज्म को फॉलो करता है। उसके अलावा 5th क्लास तक मदर टंग में पढ़ाना, और अगर पॉसिबल है तो 8th क्लास तक। 6th क्लास के जो बच्चे हैं उनको इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ाई जाइए, हमने अभी बात की थी। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिशी और संस्कृत। फिर बात की गई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, त्रिभाषा सूत्र की। इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि हम संस्कृत भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर संस्कृत पढ़नी है तो वो भी हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, मदर टंग, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज हिंदी, थर्ड लैंग्वेज कोई भी और लैंग्वेज हो सकती है, हम इनमें से भी वो चूज कर सकते हैं। अगर मदर टंग में लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा है तो हम अदर लैंग्वेज में हिंदी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी स्टेज में, तो एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाने की हमने बात की थी, वो कौन सी है, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज और रशियन। नेक्स्ट बात करी गई है टेक्स्ट बुक और करिकुलम की। तो इसमें क्या है, इक्वालिटी इन जेंडर हो, यानी कि सभी जेंडर को समान माना जाए। करिकुलम फ्लेक्सिबल हो, यानी कि जो बच्चों की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए। 6th क्लास में बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और साथ में उनकी इंटर्नशिप भी हो। क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि अच्छी एजुकेशन दी जाए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए और रोट लर्निंग जो है उसे बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ठीक है। एनईपी, एनसीएफ, कोई भी हमारी आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है, करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें रोट लर्निंग को बिल्कुल खत्म, बिल्कुल नेगेटिव माना गया है। इसके बाद हम प्रोग्रेस कार्ड की बात करते हैं, यानी कि बच्चा जब एक क्लास में आता है और उसकी वो क्लास खत्म हो जाती है तो एक प्रोग्रेस कार्ड बनता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की। तो वो कैसा होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस उसने हमारे जो एग्जाम हुए उनके मार्क्स को ऐड किया और बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स जो हैं वो सभी जो प्रोग्रेस है वो इसमें इंक्लूड की जानी चाहिए। इसके अलावा इसमें हमारी सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट भी इंक्लूड की जानी चाहिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है होनी चाहिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के थ्रू। इसके बाद जो कोई सब्जेक्ट है बस सब्जेक्ट के बेस पर नहीं, बल्कि जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि करिकुलर प्लस को करिकुलर बोथ एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट है इसमें ऐड किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस एग्ज़ाम लिए और उनके मार्क्स के बेस पर बच्चे को जज कर दिया। उसके अलावा बात की गई है कि जो टॉप 50 फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी अपना सेटअप इंडिया में करें। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल है वो अच्छा हो, यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन फ्रेंडली हो। अगर कोई स्पेशल बच्चा स्कूल में है तो उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 करेंगे और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।